कहाँ तक आ रहा है? कहाँ तक आ रहा है? चलिए शुरू किया जाए। पॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे और पॉल्यूशन में सबसे पहला हम पढ़ रहे थे वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण में जो स्रोत हैं उन स्रोतों को हमने डिफाइन किया था कि जो मानव जनित स्रोत हैं और प्राकृतिक स्रोत हैं, अलग अलग डिफाइन किया था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था हेडेक डाली थी कार्बन डाइऑक्साइड की। और मैंने आप लोगों को यह भी बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल की, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे और वनस्पतियां जो हैं वो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से क्या करती हैं, अपना भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, अगर सीधे शब्दों में कहें। ठीक है जी, तो यहां तक आपका हो गया था। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है कहां से निकलती है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, किस तरीके की होती है, कैसे पहचानेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है या ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरीके की चीजों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं पहले। और उसके बाद हम डालेंगे इसके क्या स्रोत, इसके क्या क्या स्रोत। देखिए, जब भी हम कोई भी आग वगैरह जलाते हैं तो दो चीजें क्रिएट होती है, एक तो होती है आग की लौ और एक होता है आपका क्या, तो ये आपकी या तो नीली ज्वाला में होगी या फिर लाल ज्वाला में होगी। दो तरीके की ज्वालाएं होती हैं, एक तो आपकी या तो नीली या लाल। तो नीली या लाल, देखिए मैंने नीली और लाल इसलिए आपको बोला है कि यहां से एक प्रश्न पूछा गया था कि जब एलपीजी गैस से हम अपने घरों में खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाते वक्त जो चूल्हे में या जो आपका चूल्हा होता है स्टील वाला, उसमें ऊपर नीली ज्वाला में जलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, तो ये पूछा गया है। तो ये आपकी होती है, आपकी कौन सी, CO2। ठीक है, और जो धुआं निकलता है ये होता है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं क्या, मोनोऑक्साइड। एक मिनट, नहीं पा रहा है। ये दिख रहा है क्या मतलब, चलिए मैंने बता दिया वहां से, वहां थोड़ा देख नहीं पा रहा है ऊपर। यही बना देता हूँ। अगर ये आपकी आग जल रही है, कोई नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, अब कि आग अगर जल रही है तो ये सपोज यहाँ लिखता हूं मैं, और बीच में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसकी लॉ है, और ये या तो नीली ज्वाला में होगी या फिर लाल ज्वाला में होगी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इसमें जो ये धुआं निकला होता है इसी को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम केमिकल फॉर्म में CO लिखते हैं, केमिकल कंपोजिशन।
अब देखिए, ये नीली और लाल रंग में जलने वाली जो गैस होती है वो CO2 होती है, और जो धुआं होता है आपका, ये क्या है? तो धुआं आपका जो होता है, ये होता है आपका क्या, कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सबसे ध्यान हो गई कि जो आग में जो ज्वाला निकलती है, और ज्वाला कैसी होती है, गर्म होती है, ठीक है, धुआं गर्म नहीं होता। ये आपकी जो ज्वाला निकल रही होती है, ये कैसी होती है, लौ जो निकल रही होती है, ये कैसी होती है, ये गर्म होती है। तो इसीलिए जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है, एक गर्म गैस है। और वैश्विक तापमान, सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, वैश्विक तापमान जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, उसमें क्या करती है, अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस है आपकी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मोनोऑक्साइड जो होती है, इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, ये एक तरह से धुआं होता है, और ये घुटन का कार्य करता है हमारे लिए, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे आगे। अब इसके स्रोत लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के जो स्रोत हैं वो लिखेंगे हम। हाँ, कहां से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड? ईंधन के दहन से, ठीक है, क्लियर है। ईंधन की दहन से, जो भी ईंधन हम जलाएंगे उससे निकलेगा आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जीवाश्म ईंधन के दहन से भी लिख सकते हैं आप। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन के दहन से भी लिख सकते हैं। और कहां से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड? शोषण से। जो भी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, उससे निकलती है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो श्वसन से भी निकलती है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन के दहन से तो निकलती ही ये स्रोत हैं। और उसके बाद जो अगला है, इसके प्रभाव क्या क्या है, प्रभाव देखें। क्या क्या प्रभाव है? सबसे पहला देखेंगे हरित गृह प्रभाव। जिसे आप बोलते हैं ग्लोबल, ठीक है। ओपनिंग लगा करके लिख रहा हूं, इसी को बोलते हैं क्या, वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी। सबसे पहला प्रभाव है इसका ये, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है इसको। वैश्विक तापमान, अधिक प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान। और है आपका वर्षा तथा, एक हो गया, दो हो गया, वर्षा तथा नमी, तथा एक सेकंड, मृदा नमी में कमी। मृदा नमी में
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। अगला, महासागरीय जल की अम्लीयता में वृद्धि, हिमनद जिसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, हिमनदों का पिघलना, ये सारे के सारे इसके प्रभाव हैं, सब इसी की वजह से होते हैं। जैसे एक एक करके देखते हैं। जैसे हरित गृह प्रभाव, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम बोलते हैं वैश्विक तापन, यानी कि पृथ्वी के तापमान में क्या होना, वृद्धि होना। क्यों, मैंने पहले बोला कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक गर्म गैस है, और अगर गर्म गैस है तो इसकी जो सांद्रता अगर बढ़ेगी वायुमंडल में तो ये क्या करेगी, ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएगी। और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने की वजह से ही जो ये सबसे नीचे वाला पॉइंट मैंने लिया हुआ है, हिमनदों का पिघलना। तो जैसे जैसे अब हमारा जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उन पर क्या है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फें जमी हुई हैं। तो अगर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी तो वहां के भी तापमान में थोड़ी बहुत क्या होगी, वृद्धि होगी। और वहां जितनी ज्यादा क्वांटिटी में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल पिघल करके पानी बन करके कहाँ मिल जाएगी, महासागर में जाकर के मिलेगी। और उसकी वजह से उनका जो जल है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जल स्तर उसका बढ़ जाएगा। और उसके जल स्तर को बढ़ने की वजह से जितने भी जीव जंतुओं के आवास जो है वहां, उनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। जैसे कोरल रीफ वगैरह जो होते हैं आपके, उनका विनाश हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। एक दो साल करके एक पॉइंट लिख दीजिएगा, CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में अकेले 60% तक योगदान देती है। ठीक है, 60% तक का योगदान देती है, 55 से 60% तक का योगदान देती है ये ग्लोबल वार्मिंग में अकेले। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन में सर्वाधिक योगदान देती है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस है, और अकेले 60% तक का योगदान देती है। और भी आपकी गैसेज हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जैसे इसके बाद जैसे CFC है, जैसे CH4 मीथेन है, जैसे NO2 है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इतना योगदान नहीं देती जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी, वो अकेले 60% तक का योगदान देती है। बाकी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे ये FC जो है आपकी, वो लगभग 20 या 24% के आसपास का, 20 से 25% का योगदान देती है। CFC मीथेन आपकी जो है वो लगभग 10 से 15% के आसपास। उसके बाद NO2 आपकी है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है वो आपके होते हैं, वो 6% के आसपास तक योगदान देते हैं। तो अकेले CO2 जो है वो 60% तक का योगदान देती है। और आपसे यही पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से वैश्विक तापन में या ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। 60% तक योगदान देती है अकेले। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
ठीक, मिटा दो। अब स्रोत देख लिया आपने और प्रभाव देख लिया आपने। इसके आगे चलते हैं। बोलिए। बिल्कुल आ रही है, बताइए। नहीं, आपके पास आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, अभी तो आ रही है। आपने माइक ऑन नहीं किया होगा। माइक ऑन कर लिया कीजिए अगर कुछ पूछना होगा मेरे से। चलिए, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम डालें तो दूसरे नंबर पर आप डालिए कार्बन मोनोऑक्साइड, डालिए CO। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, समस्त वायु प्रदूषकों में, समस्त वायु प्रदूषकों में यह 50%, समस्त वायु प्रदूषण में यह 50% तक योगदान देने का मतलब, जितने भी आपकी वायु प्रदूषण की गैसें हैं, जितने भी आपका वायु प्रदूषण जिन जिन गैसों के माध्यम से होता है, उनमें 50% का योगदान अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब ये मत सोचिएगा कि अभी मैंने जो बोला था 60% का योगदान कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड 60% का योगदान देती है वो ग्लोबल वार्मिंग में देती है, वैश्विक तापन में देती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि वायु प्रदूषणों में, समस्त वायु प्रदूषण में 50% का योगदान देती है। मेरी बात क्लियर हो तो यस करिए। बोलिए। इनका माइक बंद होता है या क्या होता है? देखिए इसके बारे में, यह हवा से भारी, अगला पॉइंट लिखिए, यह हवा से भारी और पानी में अघुलनशील, पानी में
अघुलनशील, रंगहीन, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपकी, वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, हवा से भारी और एक और क्वालिटी, इस पानी में क्या है, अघुलनशील है, पानी में घुलती नहीं है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज हैं। और ये आपका जो प्रश्न है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, ये पूछा जा चुका है। ये 2017 में शायद असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसके एक सेट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। तो ये लोको पायलट में पूछा जा चुका है और जनरली कहीं भी पूछा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक, अब देखिए अगला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का। सांस के माध्यम से, सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर, सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित, में उपस्थित, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो रक्त में जो उपस्थित होता है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं उसके साथ जो ऑक्सीजन जाती है, उस ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट के पास पहुंचाने का कार्य करता है कौन, हीमोग्लोबिन। और ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन से ही अभिक्रिया कर लेती है। अगर ये हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करेगी तो जो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को क्या करने का, पहुंचाने का डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में, उसको क्या कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, रोक देती है। और अगर इस तरीके का कुछ होगा तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, जैसे माइंड, हाथ, पैर और आपका हृदय, फेफड़े, इस तरीके के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वहां ऑक्सीजन की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। और उसकी वजह से आपका दम क्या होने लगेगा, घुटने लगेगा। तो आपको क्या होने लगेगी, घुटन होने लगेगी। और व्यक्ति को अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस पॉइंट, इसीलिए सीओ को, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कम घोंटू की कहा जाता है। ये है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है।
और हमारा दम घुटने लगता है, इसीलिए इसको दम घुटू गैस भी कहा जाता है। ये इसकी मोनोऑक्साइड की जो है वो प्रॉपर्टी है। एक मैं ये ऊपर से एक पॉइंट मिटा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखिए, ऑक्सीजन की अपेक्षा या ऑक्सीजन की तुलना में मोनोऑक्साइड 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 की अभिक्रिया करने की क्षमता 250 से 300 गुना अधिक। ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड जो अभिक्रिया करती है वो ऑक्सीजन से लगभग 250 से 300 गुना अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है। वो पॉइंट यही लिख रहा हूं मैं, इसका सर्वाधिक उत्पादक स्रोत यातायात के साधन हैं। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो सर्वाधिक निकलती है वो यातायात के साधनों से निकलती है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से मोनोऑक्साइड का जो स्रोत है वो कौन सा है, सर्वाधिक स्रोत कौन सा है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वो है यातायात के साधन। सर्वाधिक मोनोऑक्साइड यातायात के साधनों से निकलती है। तो लिख लीजिएगा कितने परसेंट, 76%। यानी कि अगर वायुमंडल में जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको पूरा ओवरऑल अगर 100% मान लिया जाए तो उसका 76% जो उत्पादन है वो ओनली किससे होता है, यातायात के साधनों से होता है। ये आपका था मोनोऑक्साइड के बारे में। इसके बाद अगला डालिए। दो महत्वपूर्ण गैसें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अगला लिखेंगे नाइट्रोजन की ऑक्साइड। नाइट्रोजन की ऑक्साइड इसको डिनोट करेंगे हम NOx। ठीक है, NOx। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की अभिक्रिया करने के बाद जो भी बनेंगे जैसे NO2 होगा, NO3 भी होगा, NO4 भी होगा, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद जो बनते हैं।
लिखिए एक पॉइंट, नाइट्रोजन अत्यंत अत्यंत उपयोगी है किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड अत्यंत हानिकारक होते हैं। ठीक है, जब तक ये नाइट्रोजन है, जब तक ये सिंगल एन है, तब तक तो ये उपयोगी है, लेकिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद जो इसके ऑक्साइड बनेंगे वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, खतरनाक हैं। इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है, बट क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कैसी है, ठंडी गैस होती है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो होती है वो क्या होती है, ठंडी गैस होती है, जिसको कूलिंग गैस बोलते हैं। कूलिंग गैस, और पृथ्वी का जितना भी वायुमंडल है उसको क्या करने का, कूल करने का काम करती है। और आप जानते भी होंगे कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायुमंडल में लगभग 78% के आसपास तक पाई जाती है, ये मैंने कल आपको बताया था। और 78% के आसपास तक जो नाइट्रोजन पाई जाती है ये हमारे वायुमंडल को ठंडा करने का, कूल करने का कार्य करती है। लेकिन जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो उसके जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो लिखिए एक पॉइंट अगला, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के ऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया करके या वायुमंडलीय नमी लिख सकते हैं इसको, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी, इसी को जलवाष्प बोलते हैं, से अभिक्रिया करके वायुमंडल की नमी या जलवाष्प से अभिक्रिया करके एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो वायुमंडल की नमी से अभिक्रिया करने के पश्चात नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का निर्माण करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। जिसे अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है, अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगर मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाए तो उसको क्या क्या रोग हो सकते हैं, जरा एक बार वो लिख लीजिएगा। ये थियोरेटिकल लिखिएगा, ये वाली लाइन जो मैं बोल रहा हूं, और मैं रोगों के नाम लिखूंगा। मनुष्य के शरीर में
नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की अधिकता होने पर होने वाले रोग, जैसे मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। क्लियर है? देखिए मैं मिटा रहा हूं इसको। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाले निकलने वाले निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जरा सुनिएगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स समताप मंडल में, समताप मंडल में स्थित, समताप मंडल में क्या स्थित है? ओजोन परत स्थित, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है? जो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जो भी सुपरसोनिक जेट विमान आपके हैं, उन जेट विमानों से जो भी आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या करते हैं? जो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत जो स्थित है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि ओजोन परत को तोड़ने का कार्य करते हैं। क्लियर है? जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें धरातल पर आकर अत्यधिक हानिकारक होती है। ठीक है? ये अगर ओजोन परत को क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो ओजोन परत का कार्य क्या होता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करना? रक्षा करना। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हैं वो क्या करती हैं? धरातल तक यानी कि पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद वो क्या होती हैं? अत्यधिक हानिकारक होती हैं। आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से कि जो पराबैंगनी किरणें हैं अगर पृथ्वी पर आ जाएंगी, धरातल पर अगर आ जाएंगी, तो उससे बहुत सारे रोग
मनुष्य को होंगी। पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होगी कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके चर्म रोग हैं, वो उनकी जो जैसे मैं बोलूं स्किन कैंसर से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज होंगे वो सारे के सारे होंगे इसकी वजह से, पराबैंगनी किरणों की वजह से, अगर ये पृथ्वी तक आ जाती हैं। क्लियर है? अब अगला डालिए, प्रकाश रासायनिक स्मॉग, इसी में है ये जो मैं आपको करा रहा हूं, प्रकाश रासायनिक स्मॉग, फोटो केमिकल स्मॉग जो मैं आपको कराऊंगा वो भी इसी में है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वही अभिक्रिया करके बनाते हैं फोटो केमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक। प्रकाश लिख रहा हूं मैं, रासायनिक स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, फैन का निर्माण करती है। फैन का निर्माण, इसको तो जानते हैं ना, फैन को मैंने इसकी फुल फॉर्म कराई थी आपको, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट फैन, ठीक है ना? पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट फैन उत्पादित करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से, इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक स्मॉग, फोटो केमिकल स्मॉग कहते हैं। फोटो केमिकल स्मॉग कहते हैं। समझिए पहले पॉइंट को, प्रकाश रासायनिक स्मॉग क्या है? नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और क्या बनाते हैं? पेन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन का निर्माण करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से फोटोकेमिकल स्मॉग यानी कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग है वो क्या? ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन और ऑप्शन सी पेन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो युक्त सभी, यानी कि जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग है ये
जो वर्ड बोला जाता है ये संयुक्त रूप से इन तीन चीजों के लिए बोला जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और ऑक्सीजन एसिटाइल नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, इन तीन चीजों को मिलाकर के बनता है आपका प्रकाश रासायनिक। क्लियर? अगला डालिए सल्फर के ऑक्साइड, बता दो इसको। नेक्स्ट है सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। अभी तक नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े, अब हम लोग सल्फर के ऑक्साइड पढ़ेंगे। इसको हम बोलेंगे SO। इसमें भी SO2 SO3 जो भी बनेंगे वो सारे के सारे सल्फर के ऑक्साइड होंगे। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ऑक्साइड, इसका नाम SO2 बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पहला पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? अगर पहला पूछा जाए तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे। क्यों? क्योंकि समस्त वायु प्रदूषकों में अकेले 50% योगदान देने वाली जो गैस थी वो मोनोऑक्साइड। अब मैंने यहाँ बोला आपसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। यानी कि जो आपका दूसरे नंबर पर आएगा वो आएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्लियर? कितने प्रतिशत योगदान देता है अगर पूछा जाए तो लिख लीजिएगा 20। ठीक है, 50% किसका था? अकेले CO का, और 20% किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। स्रोत लिख लीजिए। स्रोत क्या क्या, कहाँ कहाँ से निकलता है? देखिए, रिफाइनरी आप लोगों ने देखे होंगे, जहां भी आप रिफाइनरी वगैरह के पास से निकल करके जाते हो वहां आप देखते हो बड़ी बड़ी चुन्नियां लगी होती हैं और उसके ऊपर एक लौ जल रही होती है, आग जल रही होती है। वहां से आपका निकलता है क्या? सल्फर। उसको वहीं के वहीं समाप्त कर दिया जाता है, उसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ताकि वो वायुमंडल में अगर उसको खुला छोड़ दिया तो वायुमंडल में जाने के बाद जो वायुमंडलीय नमी जिसको हमने बोला था अभी जलवाष्प, उससे अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बना देगा? जो SO2 है वो अगर H2O से अभिक्रिया कर लेगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये बहुत ही खतरनाक आपका क्या होता है? एसिड होता है। और अगर ये जमीन पर वापस आएगा बारिश की बौछार के रूप में तो ये क्या कर देगा? एसिड रेन कर देगा, अम्लीय वर्षा कर देगा। इसीलिए इसको वहीं पर क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। तो अब इसके स्रोत आप समझ ही गए होंगे। जितने भी उद्योग हैं, जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं, जितने भी आपकी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, वहां से सर्वाधिक मात्रा में निकलता है आपका क्या? सल्फर डाइऑक्साइड।
लिख लीजिए ताप शक्ति ग्रह कोयले द्वारा। कोयले द्वारा आपकी क्या बनाई जाती है? विद्युत। वहां से निकलता है खनिज तेल शोधनालय। खनिज तेल मतलब इसका अभी नाम लिया था रिफाइनरीज। खनिज तेल का जो शोधन करते हैं, शोधनालय का मतलब क्या? शोधन करने वाला, और शोधन करने वाले ही उसी को बोलते हैं रिफाइंड, यानी कि जो रिफाइनरीज होती हैं उसी को बोलते हैं खनिज तेल शोधनालय। और स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन, ये तीन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हैं प्रकार, वो किसके? SO2 के, सल्फर के ऑक्साइड्स के। और लिख लीजिए SO2 से आंखों में जलन, दमा, आंखी। SO2 से आंखों में जलन, दमा, आंखी, आंखों में जलन। जी हाँ, SO2 की वजह से जो होने वाले प्रभाव हैं, जो हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं, वो है SO2 से आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिरदर्द, फेफड़ों के रोग, सिरदर्द आदि होते हैं। और भी लिख सकते हैं चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई महसूस होना। और अगला लिख लीजिएगा सल्फर को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। सल्फर को क्या कहते हैं? क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। तो बेटा ऊपर वाला पॉइंट, एक प्रश्न पूछा गया था कि ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है, और ऑप्शन में दिया था मथुरा रिफाइनरी। लिख लीजिए, डायरेक्ट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, मथुरा रिफाइनरी या तेल शोधनालय लिख सकते हैं आप। ताजमहल के पीला पड़ने का कारण थी, मैंने बोला थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने बैग फिल्टर लगा दिया है अपनी चुन्नी में, बैग फिल्टर। मैं अभी आपको जब इसके उपाय जब बताऊंगा, बचने की तकनीक जब बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि बैग फिल्टर क्या होता है। तो उन्होंने अभी क्या कर दिया है, अभी उन्होंने बैग फिल्टर लगा दिया अपनी चुन्नियों में। तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है थोड़ी ज्यादा होती है, काफी कॉस्टली आता है बैग फिल्टर, इसलिए हर कोई उद्योग वाला नहीं लगा सकता उसको। लगभग 1 से 2 करोड़ के आसपास की कॉस्ट होती है। लेकिन मथुरा की जो तेल रिफाइनरी है वो काफी बड़ा प्लांट है, तो उन्होंने अपने यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था कराई हुई है कि अब इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो नहीं हो रही है। लगभग 2016 से पहले तक की बात है।
बरसोई रिफाइनरी ताजमहल के पिलर पड़ने का कारण थी, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये उत्पादित कर रही थी किसको? सल्फर के ऑक्साइड्स को, और ये डायरेक्ट जाकर के इफेक्ट कर रहे थे ताजमहल को। अब अगर SO2 जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा H2SO4। क्या देखें जरा, H2SO4, जरा इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। SO2 अगर अभिक्रिया करेगी किससे? जलवाष्प से, तो बनेगा आपका H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है? जो कि क्या है, इसको अम्लीय वर्षा के नाम से भी जाना जाना जाता है, अम्लीय वर्षा, ठीक है? ये भी आपका क्या है, अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो कारण क्या है? SO2 है। और अम्लीय वर्षा पूछा जाए तो क्या है? अम्लीय वर्षा H2SO4 है। तो लेकिन इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 4 है, और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 3 है, तो थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अम्लीय वर्षा अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड रेन, ध्यान रखिएगा, अम्लीय वर्षा, ये ठीक है। तो यहाँ आपका सल्फर तक कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, क्लोरीन क्लोरीन कार्बन CFC, और भी हैं कुछ गैसेस जिनके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे अभी मीथेन है, CH4 मोस्ट इंपोर्टेंट, सीसा है, लेड, पीवी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन है, कैडमियम है। अभी इनको हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफी है। चलिए बाकी का कल देखेंगे।